आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। भाई सत्ता के या पावर के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से थे। जैसे हमने बात की भाई यूएस के बारे में बात की, सोवियत यूनियन के बारे में बात की। लेकिन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंसिडेंट होता है 1991 में। और वो सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था क्या बच्चों? वो था दोस्तों कि 1991 में सोवियत यूनियन का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और जो एक सोवियत यूनियन कई सारे देशों का एक ग्रुप था, वो ग्रुप टूट के क्या हो जाता है भाई, 15 देशों में बट जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से जो कुछ ऐसे सेंटर्स थे, जो पावर के सेंटर्स नए जनरेट हुए, नए इमर्ज होके आए, नए उभर के आए। तो आज हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। क्या नाम है भाई उसका? यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है, कितने सारे इसमें देश हैं, क्या क्या इनका रोल रहता है या क्या क्या उनका काम रहता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक बार यूरोपियन यूनियन की। इसको हम ईयू बोल देते हैं भाई, ठीक है? ईयू, यूरोपियन यूनियन, समझ जाना है। अगर हम इसमें बात करें भाई टोटल मेंबर्स की, डिटेल में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक बार इसको जान लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसकी बात करें तो टोटल जो इसमें मेंबर्स हैं वो मेंबर्स हैं 27। 27 इसमें देश हैं। पहले इसमें कुछ देश ज्यादा थे। तो एक देश है जैसे ब्रिटेन, जिसको आपको पता भी होगा, यूके जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं। उन्होंने अपना विड्रॉल कर लिया था यहां से। उसको ब्रेग्जिट बोला जाता है भाई। जो घटना है जिसमें ब्रिटेन का एग्जिट होता है यूरोपियन यूनियन से, उसको ब्रेग्जिट बोला जाता है। और वो विड्रॉल उन्होंने किया 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 को बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ब्रिटेन जो है, यूके जो यूनाइटेड किंगडम जो है, वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गए। अब बात कर लेते हैं ये 27 देश जो हैं इनके टोटल एरिया की। और ये टोटल एरिया जो है वो किसकी हम बात कर रहे हैं? अभी यूरोपियन यूनियन के टोटल एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये है भाई 42,25,104 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 42,25,104 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। वो टोटल किसका है भाई? यूरोपियन यूनियन का। अब हम अगर इसकी बात करें पॉपुलेशन की भी, अब आपको लग रहा होगा कि सर हम इसकी पॉपुलेशन और एरिया को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब हम इकोनॉमिकल रूप से देखेंगे, मिलिट्री पावर के रूप में यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, तो समझ आएगा कि इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसकी क्या मैटर करती है। तो 44 CR, 92 लाख और आई थिंक 6,579 का जो आंकड़ा है विकिपीडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो इसकी पॉपुलेशन है। और इनकी एक कॉमन करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी है, और उस करेंसी का नाम है यूरो। आप सबने सुना भी होगा भाई। यूरो जो है वो क्या है भाई? कॉमन करेंसी है। और वो किसकी कौन सी करेंसी है? वो जो कॉमन करेंसी है वो है यूरोपियन यूनियन की। चलो देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। हमें जो पढ़ना है उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। चल, आफ्टर 1945 द कोल्ड वॉर हेल्प यूरोप कम टुगेदर। और देखो क्या होता है अभी 1945 में, जब एंड होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और स्टार्टिंग होती है कोल्ड वॉर की, तो वो हेल्प करता है यूरोप को किस में करने में? कम टुगेदर, इकट्ठा होने में वो हेल्प करता है। द यूएस गेव लार्ज फाइनेंशियल सपोर्ट टू रिबिल्ड यूरोप्स इकोनॉमी थ्रू द मार्शल प्लान। तो यूएस क्या करता है? एक मार्शल प्लान चलाता है। और उस मार्शल प्लान में क्या था? उस मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग यूएस भाई फाइनेंशियल एड करता है यूरोपियन कंट्रीज को। आपको ध्यान होगा दो ब्लॉक बन गए थे, और वो दो ब्लॉक कौन कौन से थे? एक वेस्टर्न ब्लॉक, एक ईस्टर्न ब्लॉक। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी वो यूएसएसआर या सोवियत की तरफ चली गई थी, उनके धड़े में थी। और जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो किसके धड़े में थी? यूएस के धड़े में थी। तो उन्हीं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को पैसा देता है कौन? यूएसए। और वो देता है कि भाई जो नुकसान आपका हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो आप अपने आप को रिबिल्ड कीजिए, पुनर्निर्माण अपना आप खुद का कीजिए। द मार्शल प्लान लेड टू द क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, OEC, OEC। इनको ध्यान से देखना, ये सारी टर्म्स पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मार्शल प्लान क्या करता है भाई? इसी मार्शल प्लान से यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बनता है।
क्या बनता है भाई? यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ओईईसी बनता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर, इसको कर देता हूं मैं एक बार ब्रैकेट्स में, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बनता है। और यही, और कब बनता है ये? 1948 में, विच हेल्प्ड सेंड एड टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और भाई ये किसमें हेल्प करता है? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की जो फाइनेंशियल एड मिली थी उसी में। मार्शल प्लान, ध्यान, जो दो तीन टर्म्स ध्यान रखनी है, वो क्या क्या रखनी है? कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर स्टार्ट कब होता है? जब एंड हो जाता है किसका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ये आपको पता ही है। मार्शल प्लान, मार्शल प्लान में क्या था कि यूएस से फाइनेंशियल एड करता है, और वो फाइनेंशियल एड किसकी करता है? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की। एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, कब बनता है? 1948 में। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। और मेनली कौन सी कंट्रीज को हेल्प मिलती है? वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनको हेल्प मिलती है इसमें भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, एक बार हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लिया है, तो कौन कौन सी मेनली कंट्री है, और ये जो है ये यूरोपियन यूनियन का मैप है। तो जो ब्लू वाला पार्ट है दोस्तों, ये क्या है? करंट मेंबर है, ये जो अभी राइट नाउ जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। तो आपको जो ध्यान रखने की चीजें हैं बस वो यही है कि आपको मेनली क्या ध्यान रखना है अभी? आपको ध्यान रखना है भाई कि जो करंट मेंबर्स कौन से हैं, और एक इंपॉर्टेंट है फॉर्मर मेंबर्स वाला, जो मैंने आपको बताया था, वो ब्रेक्सिट हो गया था 31 जनवरी 2020 को। तो मेन मेन जो कंट्रीज एक बार उनको देख लेते हैं हम। फिनलैंड, कैपिटल की बात करें हेलेंसिकी, स्वीडन स्टॉकहोम। अब देखो नॉर्वे की बात आ रही है, तो नॉर्वे क्या है? नॉर्वे इन सबसे बाहर है फिलहाल। अब एस्टोनिया, लातविया, लिथुविया, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक, एस्टोनिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। फिर यहां आते हैं तो भी देखते हैं, ग्रीस, माल्टा, सैन मेरिनो, इटली, ठीक है, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेलारूस, सॉरी बेल्जियम, बेलारूस नहीं बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, ये आपको ध्यान रखने हैं। फ्रांस भाई, तो ये आयरलैंड, ये सब ध्यान रखने हैं। एक जो इंपॉर्टेंट है बड़ा, वो है ये यूके। यूके का क्या हो गया है भाई? यूके का हो गया है एग्जिट, और उसको बोला जाता है ब्रेक्सिट के नाम से। चले देखते हैं भाई नेक्स्ट। हमने ये मैप पे नजर डाल ली है, इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात कर ली है, इसके एरिया को देख लिया कितना है। 27 मेंबर्स हैं इसके। कुछ मेंबर्स हैं जो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, और कुछ को क्या है कि भाई रिकॉग्नाइज्ड एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट, उनको भी पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में अभी पहचान मिली है। जैसे ये कुछ कंट्रीज इसमें दिखाई गई है, उनको देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट अभी देखते हैं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोप, एक सेकंड भाई, बार कलर कर लेते हैं चेंज। देखो, द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिश्ड इन 1949 वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन। और भाई देखो, जो काउंसिल ऑफ यूरोप थी इसकी स्थापना होती है 1949 में, और इसकी स्थापना के टाइम पे क्या होता है? ये क्या था? अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन, राजनीतिक सहयोग के रूप में ये एक अन्य एक उनका कदम था, स्टेप था। The process of economic integration of European capitalist countries proceeded, leading to the formation of the European Economic Community in 1957। देखो, जो प्रोसेस था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, एकीकरण का, किसका भाई? यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज का। ध्यान रखना है, देखो कैपिटलिस्ट कंट्रीज कौन सी थी आपको पता होगा? जो दो ब्लॉक बने थे पावर के, यूएस वाला और यूएसएसआर वाला, सोवियत यूनियन वाला, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस था दोस्तों? वो बेस था आइडियोलॉजिकल बेस पे। एक था जो सोशलिज्म को या फिर कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, यूएसएसआर वाला। यूएस वाला जो धड़ा था वो किसके ऊपर फोकस, उनकी जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। अब हमें देखना क्या है कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनका एक ग्रुप जो था वो क्या करता है भाई? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उन्हें कम्युनिटी बनाता है 1957 में, और उसका नाम होता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। देखो ये फाउंडेशन रखी जा रही है इसकी 1945 में, 1949 में, 1957 में। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसका साइकिल चल रहा है, तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब सोवियत ब्लॉक टूट जाता है 1991 में, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सोवियत यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। तो वो सारी कंट्रीज भी किसका पार्ट बन जाते हैं अभी? यूरोपियन यूनियन का। इट हैज इट्स ओन फ्लैग, उसका अपना झंडा है, निशान है, एंथम है,
फाउंडिंग डेट है और करेंसी है। करेंसी के बारे में आपको बता ही चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट और पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा भी गया कुछ एग्जाम्स में। तो वो कौन सी है इनकी करेंसी है, फिर से एक बार लिख देता हूं, यूरो इनकी करेंसी है। और ध्यान रखना है दोस्तों, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। यूरोपियन यूनियन वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005. It had a GDP of more than US डॉलर 17 ट्रिलियन। देखना ध्यान से भाई, इन 2016 its share of world trade is much larger than that of the United States। अब ध्यान से देखना, यूरोपियन यूनियन जो था वो क्या था भाई, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी था 2005 में। अब आपको ध्यान देखना है कि उस टाइम पे जो ब्रिटेन है, जो यूनाइटेड किंगडम है, वो भी पार्ट था किसका, यूरोपियन यूनियन का। लेकिन अभी क्या हो गया है, 31 जनवरी 2020 के बाद ब्रिटेन का क्या हो गया, अभी वहां से एग्जिट हो गया, उसको ब्रेक्जिट बोलते हैं। और मैं ब्रेक्जिट टर्म आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये पूछी जा सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी भाई 2005 में। इट हैड ए जीडीपी ऑफ मोर देन 17 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा इसकी जीडीपी थी, कब भाई, 2016 में। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उस टाइम के यूनाइटेड स्टेट्स का जो शेयर था, उससे भी ज्यादा शेयर किसका था, यूरोपियन यूनियन का था। और जब भी हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो करंट टाइम में हम 27 यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जिनका एक ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है यूरोपियन यूनियन। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करें, हमने इकोनॉमी की बात करी कि एक टाइम पे 2005 में सबसे बड़ी इकोनॉमी थी यूरोपियन यूनियन। अगर हम मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भाई, वो क्या है, द यूरोपियन यूनियन हैज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। और इनकी जो भाई सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस है वर्ल्ड में, वो है। और आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, जब आप ये वीडियो देखेंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको देखना है कि जो फर्स्ट, जो लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस है, वो कौन से देश की है या फिर कौन सी है। इट्स टोटल डिफेंस स्पेंडिंग इन सेकंड ओनली टू द यूएस। और भाई देखो, यूएस के बाद इसका जो डिफेंस स्पेंडिंग थे, जो भाई रक्षा के खर्चे थे, जो भाई डिफेंस के ऊपर होने वाला खर्चा था, वो क्या था, सेकंड था। टू यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, फ्रांस एंड ब्रिटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। फ्रांस एंड ब्रिटेन, बात की जाए इनकी कैपिटल्स की, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। तो दोनों यूरोपियन कंट्रीज के पास ईच हैव अबाउट 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और भाई दोनों कंट्रीज के पास, अगर एक एक की बात की जाए, ईच हैव अबाउट मतलब 550 के लगभग दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु बम है। The EU is also the world's leading source of space and communication technology। और भाई देखो, जो यूरोपियन यूनियन है, वो स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफी अग्रणी स्थान रखती है, अव्वल स्थान रखती है। मतलब जब हम बात करें, जैसे भाई नासा की बात करते हैं, इसरो की बात करते हैं, या फिर कॉस्मोस की बात करते हैं, जो रशिया का जो उनका अपना सिस्टम है, तो जो यूरोपियन यूनियन का अपना स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो फील्ड है, उसमें भी वो काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ऑन द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्राउंड, ब्रिटेन एंड फ्रांस, द टू मेंबर्स ऑफ ईयू, आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो ध्यान से देखना है, अभी आपने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े नहीं है, उनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप सबको इसके बारे में पता भी होगा। यूनाइटेड नेशंस की एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, और उनके पास अपनी एक वीटो पावर होती है। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से 2 मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ इस 27 देशों वाली, किसमें से हैं, 27 देशों वाली यूरोपियन यूनियन में से हैं। और वो कौन कौन से हैं भाई, ब्रिटेन और फ्रांस। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन और फ्रांस है, अभी ब्रिटेन का ब्रेक्जिट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ये टर्म ध्यान रखनी है कि जो ब्रिटेन था, वो किसका मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसको हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है ब्रिटेन और फ्रांस। तो अगर हम 27 देशों के बारे में बात करें, तो सिर्फ अभी फ्रांस है। लेकिन अगर हम पहले वाले जो 29 देश थे, उसकी अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस दो ऐसे कंट्रीज हैं जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हमें बात करनी है भाई एसोसिएशन, ये हमने पढ़ लिया यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये कौन से नेशन है, जो साउथ ईस्ट भाग में है भाई।
ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो हैं उनका अपना एक संगठन है और उस संगठन का नाम है आसियान। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। चलो एक ले लेते हैं नई स्लाइड, उस पे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं भाई आसियान के बारे में। तो आपको पता है ये दोस्तों ये कौन सा संगठन है? ये एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। चलो लिख भी लेते हैं इसको ताकि हमारे लिए चीजें थोड़ी सी इजी रहें और हमें याद भी रहे भाई। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये दोस्तों हमने देखा इसकी फुल फॉर्म देखी। अब देखते हैं कि भाई ये फाउंडेशन कब रखी गई थी। फाउंडेड ऑन 8 अगस्त 1967। ध्यान देखना है दोस्तों। और 5 देश थे इसमें भाई, 5 मेंबर्स थे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे। वो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला था भाई इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। तो दोस्तों ये टोटल मेंबर जो थे ना, वो टोटल मेंबर जो थे वो स्टार्टिंग के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे 5। अभी की हम बात करें तो अभी मेंबर्स हैं 10 करंट टाइम पे। ठीक है, आज की हम बात करें तो आज मेंबर्स हैं जो वो हैं 10। एक बार पहले हम इन 5 की कैपिटल्स भी देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के लायक हैं। और हम ये भी देख लेंगे कि कौन सा कंट्री जो 5 मेंबर्स बाद में जुड़ते हैं वो कौन कौन से, और उनका टाइम कब रहता है, वो कब जुड़ते हैं। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की तो इसकी कैपिटल का नाम है जकार्ता। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये ध्यान रखनी है। कुआलालंपुर जो है, कुआलालंपुर, ये कैपिटल है दोस्तों मलेशिया की। बात करें फिलीपींस की तो फिलीपींस की कैपिटल का नाम है मनीला। और मैं आपको इसीलिए बताता हूं कि ये सारी चीजें आपको जनरल पेपर, जो आपका जनरल नॉलेज का एक कॉमन पेपर है, उसमें भी काम आएगा। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। हाँ भाई पढ़ाई पे ध्यान दे ले, स्माइल आ गई फेस पे बैंकॉक का नाम सुन के। चले, सिंगापुर जो है वो छोटा सा कंट्री, लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, तो सिंगापुर ही इसकी कैपिटल का नाम। अब हमें देखना है कि जो 5 मेंबर्स बाद में जुड़ते हैं इन 10 में से, वो कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले एक मेंबर जुड़ता है, उसका नाम है ब्रुनेई। एक कंट्री है ब्रुनेई। ये जो मेंबर जुड़ता है, ये जुड़ता है भाई 1984 में। ध्यान से देखना है दोस्तों, 1984 में। हाथ लगे, इसकी कैपिटल भी देख लेते हैं भाई, बंदर सेरी बेगावान। ये इसकी कैपिटल का नाम है, बंदर सेरी बेगावान। अब हम नेक्स्ट कंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री की बात हम करें तो भाई नेक्स्ट कंट्री जो इसके बाद जुड़ा, वो जुड़ा था वियतनाम। और ये वियतनाम जुड़ता है दोस्तों 1995 में। बात करें इसकी कैपिटल की तो हनोई इसकी कैपिटल है। और हमने देखा था ना कि इंटरवेंशन करता है यूएस, यहां पे 20 साल तक युद्ध में मतलब यहां पे उलझा रहता है यूएस। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 कंट्रीज जुड़ती हैं। एक जुड़ती है म्यांमार, जो हमारी पड़ोसी कंट्री है भाई, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और एक कंट्री का नाम था, वो था लाओस। अब इनमें कॉमन क्या है, ये दोनों ही कंट्री 1997 में ज्वाइन करती हैं, आसियान को ज्वाइन करती हैं 1997 में। अब हम देखेंगे भाई इनकी कैपिटल्स को भी देख लेते हैं। लाओस की जो कैपिटल है उसका नाम है वियंतियाने।
और म्यांमार की जो कैपिटल है वो पहले रंगून होती थी, यंगून होती थी, उसको ही अभी बोलते हैं। अभी इनकी जो कैपिटल है नेपियादो। और एक कंट्री बच गया, देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जो लास्ट कंट्री बचता है उसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया जो कंट्री है इसकी कैपिटल का नाम है नाम पेन। ये थोड़ा सा बच्चों आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसकी कैपिटल, पढ़ने में दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। नाम पेन इसकी कैपिटल है। तो ये हमने देख लिया भाई आसियान के बारे में। अब थोड़ी सी एक दो इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं, और वो इंफॉर्मेशन क्या रहेंगी भाई, वो भी देख लेते हैं। चलो कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर जो है अगर उसकी बात करें तो वो है दोस्तों जकार्ता में। कहां पे है भाई, जकार्ता में। अगर हम बात करें भाई इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की या वर्किंग लैंग्वेज की, ऑफिशियल और वर्किंग लैंग्वेज की, उसका नाम है इंग्लिश। और लास्ट हम एक बार देख लेते हैं भाई, इसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम भी देख लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे भाई। उसका नाम है काओ किम हारून। ये है दोस्तों इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम। चलो अब हम देखते हैं भाई जहां से हमें स्टार्ट करना है, आसियान के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान वाज फॉर्म्ड इन 1957, 8 अगस्त, डेट भी ध्यान रख लेनी है, 1967, बाय 5 कंट्रीज इन द रीजन। बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। और जो इसकी स्थापना होती है वो किससे होती है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से होती है। और बैंकॉक आप सबको पता है भाई थाईलैंड की कैपिटल। The ASEAN logo features 10 stalks of rice representing the 10 Southeast Asian countries united in friendship. The circle in the logo symbolizes ASEAN unity. तो भाई जो इनका लोगो है दोस्तों उसमें 10 स्टॉक्स ऑफ राइस हैं। जो धान होता है, चावल होता है, उसके 10 डंठल का यूज किया गया है, ठीक है। और वो किस लिए किया गया है, वो किया गया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द सर्कल इन द लोगो सिंबलाइजेस आसियान यूनिटी। और वो किसको सिंबलाइज करता है, जो सर्कल है उसमें, वो आपको मैं दिखा भी देता हूं भाई, वो करता है, ये बात की गई है जो 10 डंठल हैं, स्ट्रोक्स हैं जो भाई राइस के, उसको। और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है इन 10 कंट्रीज का यूनिटी और उनकी फ्रेंडशिप के बारे में। आपको ध्यान से देखने ये कौन कौन सी कंट्री के फ्लैग हैं। जब भी आपके पास लेजर टाइम होगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और काम की चीज भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक बार देख लेना कि कौन कौन सी कंट्री के फ्लैग है। चलें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। ASEAN main goals were to boost economic growth and through that promote social and cultural development. A secondary goal was to encourage regional peace and stability following the rule of law and the principles of United Nations Charter. देखो ध्यान से देखना है, अब है क्या इसमें, जो मेन गोल है वो है कि इकोनॉमिक बूस्ट हो भाई, जो अर्थव्यवस्था है उसमें उभार आए, ग्रोथ हो, थ्रू आउट द प्रमोट सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, उसके थ्रू क्या हो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी हो। सेकेंडरी गोल वाज टू इनकरेज रीजनल पीस। और भाई जो इनकी रीजनल पीस है, जो क्षेत्रीय जो शांति है, स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो आए, फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए रीजनल शांति आए, स्टेबिलिटी आए। ASEAN countries have adopted the ASEAN ways as a form of interaction that is informal, non-confrontationist and the cooperative. आसियान कंट्रीज ने एक तरीका अपनाया है, और वो तरीका क्या है इंटरेक्शन का, इनफॉर्मल है भाई, वो अनौपचारिक है, नॉन कन्फेडरेनिस्ट है, मतलब उसमें कोई टकराव नहीं होगा, गैर टकराव वाला और सहयोगी तरीका इन्होंने अपनाया है। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों।
In 2003 ASEAN moved along the path of establishing ASEAN community comprising three pillars, ठीक है, तीन पिलर्स के ऊपर ये अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। और वो कौन कौन सी थी? एक बनाते हैं आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, भाई सिक्योरिटी के बिहाफ से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनाते हैं? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, मतलब इकोनॉमी पे ध्यान देने के लिए, सिक्योरिटी पे ध्यान देने के लिए सिक्योरिटी, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमी पे ध्यान देने के लिए इकोनॉमिक कम्युनिटी। और भाई सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, भाई सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी कम्युनिटी बनाते हैं, और वो उसका नाम रखा जाता है सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference and respect for national differences and sovereign rights। देखो भाई, वो बेसिक सी जो प्रिंसिपल्स की बात होती है कि उनके भी कुछ एग्रीमेंट्स भी होते हैं, और वो एग्रीमेंट्स क्या प्रोमिस करते हैं कि वो शांति की व्यवस्था बनाए रखेंगे, न्यूट्रलिटी रखेंगे, मतलब किसी का फेवर नहीं लेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, कोऑपरेशन सहयोग, नॉन इंटरफेरेंस, किसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी भी कंट्री के मामले में, एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस, जो उनके राष्ट्रीय जो मतलब एक तरह से डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है, उनका भी सम्मान करेंगे, एंड सोवरन राइट्स। सोवरन राइट्स क्या होते हैं बच्चों? सोवरनिटी आपने एक वर्ड सुना होगा, इट मींस कि कोई भी कंट्री जो है, कोई भी स्टेट जो है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी फैसले लेने के लिए खुद खुद क्या होती है? जिम्मेदार होती है, और फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। ASEAN has focused on creating a free trade area FTA, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। तो आसियान एक फोकस करता है क्रिएटिंग ए फ्री ट्रेड एरिया, एक फ्री ट्रेड एरिया को क्रिएट करने में फोकस करता है, फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, निवेश करने के लिए, लेबर एंड सर्विसेज के लिए, सेवाओं के लिए और मजदूरों के लिए। ASEAN Vision 2020 outlined a plan for ASEAN to play an active role in the international community। और भाई इनका जो विजन 2020 है उस वो क्या आउटलाइन करता है कि आसियान एक एक्टिव रोल प्ले करे किसमें भाई? इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इट बिल्ड्स ऑन आसियान्स करंट पॉलिसी ऑफ इनकरेजिंग पीसफुल नेगोशिएशन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। और इस रीजन में कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको भाई पीसफुल नेगोशिएशंस के द्वारा क्या किया जाए? रिजोल्व किया जाए। इंडिया साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 3 आसियान मेंबर्स। और भाई इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए किस किस के साथ? 3 आसियान मेंबर्स के साथ। मलेशिया जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है, सिंगापुर जिसकी कैपिटल खुद सिंगापुर है, और थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक है। तो इंडिया ने किस किस के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं? इंडिया ने आसियान कंट्रीज के 3 देशों के साथ, 3 मेंबर्स के साथ किए हैं, और वो फर्स्ट वन इज मलेशिया, सेकंड वन इज सिंगापुर, एंड द लास्ट वन इज थाईलैंड। द आसियान इंडिया एफटीए केम इनटू इफेक्ट इन 2010। और वही आसियान और इंडिया के बीच में जो ये एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एरिया में जो लाइक एग्रीमेंट्स होते हैं, ये इफेक्ट में कब से आता है? 2010 से इफेक्ट में आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। भाई जो चाइनीज इकोनॉमी है उसके राइजन की बात करेंगे, उसका उद्भव कैसे होता है, उसका राइजन कैसे होता है। सिंस 1978 चाइना हैज बीन ग्रोविंग एज एन इकोनॉमिक पावर। और भाई 1978 से चाइना क्या कर रहा है? वो ग्रो कर रहा है एक इकोनॉमिक पावर के रूप में। इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040, surpassing the US। China's economic tie with the region make it the main driver of East Asian growth। तो समझने की बात क्या है भाई? 1978 से चाइना क्या कर रहा है भाई? वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड, और भाई एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2040 तक चाइना जो है वो इकोनॉमी के मामले में यूएस को भी पीछे छोड़ देगा। चाइना इकोनॉमिक टाइज विद द रीजन, और भी रीजन के साथ जो उसका इकोनॉमिक टाइज है, जो उसकी आर्थिक जो उसके गठबंधन है, वो क्या करते हैं? वो उसको ईस्ट एशियन ग्रोथ का मेन ड्राइवर बनाते हैं, ध्वजवाहक बनाते हैं। आफ्टर द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंडेड इन 1949 अंडर माओज लीडरशिप। और भाई जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण होता है 1949 में, किसके अंडर? माओज की लीडरशिप के, माओज के नेतृत्व में। इट्स इकोनॉमी फॉलोड द सोवियत मॉडल। और भाई ये कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? ये सोवियत मॉडल, मतलब वो कम्युनिज्म वाला ही, समाजवाद वाला ही मॉडल ये फॉलो करते हैं।
This approach helped China use its resources to build the foundation of an industrial economy on a scale it had never seen before. और भाई जो ये सोवियत मॉडल अपनाते हैं, तो ये जो अप्रोच थी, ये अप्रोच हेल्प करती है चाइना की उसके रिसोर्सेज को टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में फाउंडेशन बनाने में क्या है, उसके रिसोर्सेज को फाउंडेशन बनाने के रूप में वो हेल्प करती है ऑन ए स्केल इट हैड नेवर सीन बिफोर, और जो कि पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। तो दो बातें हमने इसमें देखनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 1978 से चाइना ग्रो कर रहा है, ठीक है, और एक उम्मीद लगाई जा रही है कि 2040 तक, मतलब अगले 15 साल में, अभी हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो 2040 तक वो सरपास कर जाएगा, यूएस को भी पीछे छोड़ देगा, उससे आगे निकल जाएगा। दूसरा क्या है कि भाई जब 1949 में माओज की लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फाउंडेड किया गया, तो उन्होंने इकोनॉमी के लिए कौन सा मॉडल अपनाया, वो मॉडल था सोवियत मॉडल। ध्यान देना इस पे, सोवियत मॉडल अपनाया, ठीक है। और सोवियत मॉडल अपनाने से उनको क्या फायदा हुआ कि उनके जो रिसोर्सेज थे उन्होंने अच्छे तरीके से उन रिसोर्सेज को यूज किया, और एक अच्छी इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए, मतलब एक अच्छी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए उन्होंने क्या की, फाउंडेशन रख ली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन इन 1972 बाय एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और भाई चाइना क्या था, वो भी आइसोलेटेड रहता था, मतलब क्लोज इकोनॉमी था, लेकिन वो क्या करते हैं 1972 में उस आइसोलेशन को खत्म कर देते हैं। In 1973, प्रीमियर जो एनलाई प्रपोज द फोर मॉडर्नाइजेशंस, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चार मॉडर्नाइजेशन, चार फील्ड में मॉडर्नाइजेशंस को प्रपोज करते हैं 1973 में उनके चाइनीज प्रीमियर जो थे, जो एनलाई। और वो चार फील्ड कौन कौन से थे, एग्रीकल्चर जो भी खेती है, इंडस्ट्री उद्योग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और दूसरा भाई जो लास्ट बचता है वो मिलिट्री। तो इन चार फील्ड में फोर मॉडर्नाइजेशन के नाम से वो क्या करते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं। इन 1978 लीडर डेंग जियोपिंग इंट्रोड्यूस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और भाई 1978 में उनके जो लीडर थे डेंग जियांपिंग, ठीक है भाई, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, चाइनीज नेम ऐसे ही है, क्योंकि हमारी जो टंग है, हमारे जो हम इसको इसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान देंगे। वो इंट्रोड्यूस करता है ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओपन डोर पॉलिसी क्या होता है कि सबके लिए रास्ता है, एफडीआई के लिए, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए, कि कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है और किसी के साथ भी हम व्यापार कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ओपन डोर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और भाई जो आर्थिक सुधार थे उसकी बात, मतलब 1978 में स्टार्ट किया उन्होंने, इसका इंट्रोडक्शन करवाया। In 1982, China's privatized agriculture followed by privatizing industry in 1998। 1982 में चाइना क्या कर देता है भाई, खेती को प्राइवेटाइज कर देता है, ठीक है। जैसे अभी भी हमारे इंडिया में बड़ी बातें होती हैं इस पे, अभी कुछ दिन पहले फॉर्म्स बिल जो लाए गए थे उनका भी किसानों ने विरोध कर दिया था, ठीक है, कि प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा था, वो तो प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन चाइना क्या करता है, उसकी ग्रोथ के जो रीजन है उसको भी देख लो दोस्तों। 1982 में चाइना एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर देता है, ठीक है, निजीकरण कर देता है, और फिर फॉलोड द प्राइवेटाइजिंग इंडस्ट्री इन 1998, 1998 में प्राइवेटाइजेशन करता है इंडस्ट्री को। ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप बिजनेसेस। अब देखो क्या करते हैं ये, 1982 में खेती को, फिर भाई इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर देते हैं। उसके बाद जो ट्रेड बैरियर्स थे भाई, जो बाधाएं आ रही थी मतलब किसी को व्यापार करने में, तो उन बाधाओं को ये हटा देते हैं। कहां पे, ध्यान से देखना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, एससीजेड्स बोलते हैं इनको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक पर्टिकुलर एरिया को एक्वायर करके गवर्नमेंट के द्वारा और निर्धारित कर दिया जाता है कि इसमें इंडस्ट्री लगेगी। जैसे भाई मान के चलो 100 स्क्वायर किलोमीटर का या 100 एकर्स का मान लेते हैं, ठीक है, 100 एकर्स का एक उन्होंने एक लैंड एरिया डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब उसमें क्या होगा कि अलग अलग कंपनियों को प्लॉटिंग की जाएगी, किसी को 2 एकड़ का एक प्लॉट दे दिया, किसी को 5 एकड़ का। तो कंपनियां अपनी जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो जमीनें ले लेती हैं, और फिर एक हब बन जाता है, ठीक है, एज एक ही जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं।
तो उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो उसके रूल रेगुलेशंस अलग होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सरकार उनको पूरी करती है, टैक्सेशन की स्कीम्स अलग होती हैं, तो उस एरिया को बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक पर्टिकुलर एरियाज में, उनको रिमूव कर दिया। अब उससे क्या हो सकता था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना बिजनेस यहां पे क्या कर सकते थे, सेटअप कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, privatizing agriculture resulted in a significant increase in agricultural production and higher incomes for rural areas। देखो भाई, जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया था खेती का, एग्रीकल्चर का, उसके इनको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हायर इनकम्स फॉर रूरल एरियाज, जो भी ग्रामीण एरिया थे उनमें क्या हो जाता है भाई, उनकी इनकम भी बढ़ जाती है। न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लीड टू ह्यूज ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड। और भाई जो इन्होंने वहां पे ट्रेड बैरियर्स हटाए थे, न्यू कुछ ट्रेडिंग लॉज बनाए थे भाई, जो कानून बनाए इन्होंने व्यापार को लेके, उनका रिजल्ट क्या आता है कि बहुत बड़ी बड़े लेवल पे ह्यूज ग्रोथ मिलती है इनको फॉरेन ट्रेड में, मेकिंग चाइना द टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। और भाई जब इन्होंने कुछ रूल रेगुलेशंस ऐसे बना दिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेके कि यहाँ पे विदेशी लोग आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, चाइना सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन जाता है। विदेशी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो आते हैं, और चाइना सबसे बड़ा एक ऐसा प्लेस बन जाता है कि जहां पे विदेशी जो इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, निवेश था, वो सबसे ज्यादा आ रहा था। While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms। अब देखो भी क्या था, the Chinese economy has improved dramatically। भाई नाटकीय रूप से जो चाइनीज इकोनॉमी थी वो बढ़ी, ड्रामेटिकली बढ़ी। नॉट एवरीवन इन चाइना हैज रिसीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म्स। लेकिन सबको इस रिफॉर्म्स के जो वो थे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। देखते हैं क्यों नहीं मिलते हैं और उससे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन। देखो एक तरफ तो ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, ग्रोथ भी हो रही है, इकोनॉमी बूस्ट भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वर्किंग कंडीशंस एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज बैड। और भाई जो वर्किंग कंडीशंस थी वो खराब थी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं तो मतलब होता क्या है कि वर्कर्स के राइट्स को बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता है, एक तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट थी और फीमेल एम्प्लॉयमेंट, तो स्थिति बहुत ही खराब थी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, however regionally and globally China has become an economic power to reckon with। और भाई देखो जो भी था, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो रही थी, लोगों की कंडीशन कैसी भी थी, सबको फायदा बराबर नहीं मिल रहा था, फिर भी क्या होता है, चाइना अपने रीजन में भी, जिस रीजन में वो आता है, एशिया रीजन में, और भाई वर्ल्ड में भी क्या बन जाता है, बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के उभरता है। चले अब हम देखेंगे भाई भारत और चाइना के रिलेशंस के बारे में, इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में। क्योंकि देखो हम विश्व के किसी भी देश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी उसके रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या असर पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, वो भी हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं भाई, historically there was limited political and cultural interaction between India and China। तो भाई अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो चाइना और इंडिया के बीच में लिमिटेड ही पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल इंटरेक्शन था, ठीक है। देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड चाइना हैड डिसएग्रीमेंट्स ओवर चाइनाज टेकओवर ऑफ तिब्बत इन 1950 एंड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर बॉर्डर। अब देखो भाई भारत आजादी के बाद क्या होता है, अ, भारत का है ना चाइना के साथ डिसएग्रीमेंट था। एक तो क्या था कि उन्होंने तिब्बत को अधिकृत कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था, मतलब अपने अंडर कर लिया है 1950 में। तो एक तो हम उससे डिसएग्री हैं। आज भी हम क्या करते हैं, आज भी हम तिब्बत को ये मतलब जैसे अभी आपको पता है धर्मशाला में दलाई लामा जो रहते हैं, वो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं, निर्वासन में सरकार चलाते हैं, और इंडिया उसको रिकॉग्निशन देता है। तो भारत का डिसएग्रीमेंट आजादी के बाद किस किस चीज पे था, एक तो उन्होंने, चाइना ने टेक ओवर कर लिया था तिब्बत का, लहासा इसकी कैपिटल का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना है। मैं आपको सारी कैपिटल बताता हुआ चलूंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर क्वेश्चन भी अगर सोल्व होता है बच्चों, तो हमारी जो ये मेहनत है ये सफल हो जाएगी,
कैपिटल्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंटरेस्ट भी आपका जागेगा, आपको पता चलेगा, बहुत सारी बातों का पता चलेगा। इवन आप सभी कंट्रीज की, मेन मेन कंट्रीज की भी अगर कैपिटल्स याद कर लेते हैं तो एग्जाम में भी और लाइफ में भी आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो दो इश्यूज पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट था। कौन कौन से पे डिसएग्रीमेंट किस किस पे था? एक तो चाइना ने टेक ओवर कर लिया था तिब्बत को 1950 में, और दूसरा था फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर बॉर्डर, और भाई जो उनके बॉर्डर थे उसका फाइनल सेटलमेंट को लेके। In the 1962 conflict, in which India faced military defeats, had lasting effects on Indo-China relations. Diplomatic ties between the two countries were reduced until 1976. अब देखो 1962 में इंडो चाइना का वॉर होता है, और हम भाई मिलिट्रियल मतलब क्या होता है, हम हार जाते हैं उस वॉर में, ठीक है। चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर, सीओके जिसको बोलते हैं, अक्साई चाइना भी बोलते हैं, उस पे चाइना ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब होता क्या है, देखने की बात यह है कि हमारे जो रिलेशंस थे वो खराब हो जाते हैं वॉर की वजह से, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि पंचशील समझौता हुआ था जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन चाइना क्या करता है, वो बिट्रे करता है इंडिया को, और 1962 में कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो वॉर में इंडिया को हरा देता है। अब डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज वर रिड्यूस्ड अंटिल 1976। 1976 तक क्या रहते हैं, जो डिप्लोमेटिक टाइज थी वो कम ही रहती। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। After the change in China's political leadership from the mid to late 1970s, China's policy became more reasonable and less ideological. अब देखो क्या हो गया, अभी चाइना की जो पॉलिटिकल लीडरशिप बदली है मिड टू लेट 1970s, इसके बाद क्या होता है, चाइनाज पॉलिसी बिकेम मोर रीजनेबल। अब उनकी ना रीजनेबल ज्यादा हो गई उनकी पॉलिसी, ना कि आइडियोलॉजिकल बेस पे वो ज्यादा फोकस नहीं करते। अब वो अपनी रीजनेबल अपना फोकस करते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे हो, उनको बेनिफिट कैसे हो, उनके ट्रेड रिलेशंस कैसे बने, ठीक है, वो इसके ऊपर फोकस करते हैं, उनकी इकोनॉमी बूस्ट कैसे करे। A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981, और 1981 में भाई एक सीरीज ऑफ टॉक्स स्टार्ट की गई, किसके लिए इनिशिएट की गई, बॉर्डर इशू को रिजोल्व करने के लिए। Rajiv Gandhi's visit to China in December 1988 provided the impetus for an improvement in India China relations। तो भाई राजीव गांधी ने विजिट किया था दिसंबर 1988 में, और वो ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी के हस्बैंड है, राहुल गांधी के फादर थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे थे। तो वो क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री थे इंडिया के, और वो 1988 में भाई चाइना विजिट करते हैं, और वो क्या करते हैं भाई, इंप्रूवमेंट होता है उससे इंडो चाइना रिलेशंस के बीच में थोड़ा सा। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। Bilateral trade between India and China has increased from 338 million US dollar in 1992 to more than 84 बिलियन यूएस डॉलर इन 2017। तो भाई जो बायलेटरल ट्रेड है, जो द्विपक्षीय व्यापार है भारत और चाइना के बीच में, वो 1992 में जहां 338 मिलियन यूएस डॉलर था, अभी वो 2017 में कितना रिपोर्ट किया गया है, 84 बिलियन यूएस डॉलर। Both countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as bidding for energy deals abroad। अब इसको देखो, दोनों कंट्री एग्री हुई कि सहयोग करेंगे हम एक दूसरे को, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। कैसे मामलों पे, जैसे भाई सच एज बिडिंग फॉर एनर्जी डील्स अब्रॉड, अगर किसी भी देश में मान के चलो इंडिया और चाइना के अलावा किसी भी देश में बिडिंग नहीं करेंगे आपस में, उस पर बहस नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, अगर एनर्जी डील्स हो रही है तो वहां पे चाइना और भारत बचते हैं एक दूसरे से, मतलब बिडिंग में कंपटीशन करने से। तो ये हमने देखा भाई चाइनीज इकोनॉमी के बारे में। अब हम एक बार फिर से वापस आते हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन की हम क्या देखेंगे, टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन। जो भी यूरोप जुड़ता चला गया ना, उसको हम देखेंगे कि टाइमलाइन कैसी थी। तो सबसे पहले देखते हैं अप्रैल 1951 दोस्तों। 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ पेरिस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जो यहां पे इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ पेरिस। 6 कंट्री, ठीक है, कौन कौन सी, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम एंड नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग,
छह कंट्रीज साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रीटी ऑफ पेरिस एस्टेब्लिशिंग द, क्या बनाते हैं ये, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ईसीएससी। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हो गई, सिक्स कंट्रीज, कौन सी कंट्री, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं, बनाते क्या है, दे एस्टैब्लिश यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। जल्दी से इनकी कैपिटल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों, अपना फेवरेट ये टॉपिक रहता है। फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस, वेस्ट जर्मनी की अगर बात करें तो बर्लिन, इटली रोम, बेल्जियम ब्रुसेल्स एंड नीदरलैंड की अगर हम बात करें एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है, और लग्जमबर्ग की जो कैपिटल है वो है लग्जमबर्ग सिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, 25 मार्च 1957, इसको देख लेते हैं। These six countries signed the treaties of Rome एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। देखो ध्यान से देखना है इसको भी, ऊपर वाले में क्या हो रहा है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ईसीएससी, इसमें बन रहा है ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ट्रीटी कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ रोम, एंड रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ठीक है, यूरोटम इसको बोलते हैं। तो दो कम्युनिटीज बनती हैं, कब कब कब, 25 मार्च 1957, एंड टू कम्युनिटीज किसके वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटीज ऑफ रोम। कब होती है, 25 मार्च 1957। कौन कौन सी बनती है दोस्तों, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूरोटम भी जिसको बोलते हैं। जनवरी 1973, डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी। ठीक है, डेनमार्क एक कंट्री है, आयरलैंड भी एक कंट्री है, और यूनाइटेड किंगडम भी, ये तीनों क्या कर लेते हैं भाई, ये बन जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं यूरोपियन कम्युनिटी से। कोपेनहेगन, कैपिटल लिख भी देता हूं इनकी, ठीक है, एक आध की लिख भी देता हूं ताकि, डबलिन इसकी कैपिटल है दोस्तों, एंड बच्चों लंदन है यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल। तो ये ध्यान रखने हैं छोटी छोटी चीजें आपको, ठीक है। तो ये 1973, जनवरी 1973 में यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं भाई जून 1979, फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस टू द यूरोपियन पार्लियामेंट। और भाई यूरोपियन पार्लियामेंट के पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टर्म है, कब, जून 1979। फिर 2 साल के बाद जनवरी 1981, ग्रीस ज्वाइंस द ईसी, यूरोपियन कम्युनिटी। और ग्रीस जो है, इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भाई इसकी कैपिटल का नाम है एथेंस। और यहां पे फर्स्ट एंशियंट ओलंपिक भी होते हैं, 776 बीसी में। ध्यान रखना है, और फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी होते हैं। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी होते हैं, और वो जो गेम्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं भाई 1896 में, ध्यान रखना है, ठीक है, 1896 में। फिर आते हैं भाई वापस से जून 1985 पे, द शेंगेन एग्रीमेंट्स एबोलिशेस बॉर्डर कंट्रोल्स अमंग द ईसी मेंबर्स। अब भाई हम शेंगेन को भी देख लेते हैं। शेंगेन एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये लग्जमबर्ग में गांव का नाम, ठीक है, कहां पे, लग्जमबर्ग में एक गांव का नाम है। यहां पे एक एग्रीमेंट होता है कि भाई जो बॉर्डर्स है ना, ठीक है, अब उन पे क्या होगी, जांच नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। जैसे जांच होता है ना, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर कोई क्रॉस करता है तो थोड़ी बहुत डीपली जांच होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप साइकिल लो, बाइक लो, गाड़ी लो, आप आराम से बहुत इजिली जा सकते हो। तो इसमें क्या हुआ था, शेंगेन रीजन भी बना था, जो कि लगभग 4 मिलियन पॉपुलेशन जो है उसको कवर करता है। और इसमें क्या हुआ था, 4-5 देशों का एक ग्रुप था, और उस ग्रुप में शेंगेन एग्रीमेंट होता है। और भाई बॉर्डर जो कंट्रोल था वो ईसी मेंबर्स के लिए खोल दिया जाता है, मतलब वो ढीला कर दिया जाता है। अब जनवरी की बात करते हैं, 1986, स्पेन एंड पोर्तुगल ज्वाइन ईसी। अब बात करते हैं स्पेन की और पोर्तुगल की। पोर्तुगल भाई, लिस्बन इसकी कैपिटल है दोस्तों, लिस्बन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं, अगर किसी बच्चे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो। स्पेन की भी अच्छी टीम रहती है,
ठीक है, मैड्रिड इसकी कैपिटल है और इसी के नाम पे एक फुटबॉल का क्लब भी है, रियल मैड्रिड। ठीक है, तो ये कैपिटल्स भी ध्यान रखनी है और ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो जनवरी 1986 में स्पेन एंड पोर्तुगल ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी। अब देखते हैं भाई, अक्टूबर 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, आपको ध्यान भी होगा, आई होप आप सब उस चीज को अभी रिकॉल भी कर पा रहे होंगे कि जर्मनी के बीच में क्या थी, ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन थी, 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार थी जिसको लोग तोड़ देते हैं और यूनिफिकेशन हो जाता है वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी का और वो बन जाता है एक जर्मनी। कैपिटल की बात करें तो बर्लिन, कैपिटल की बात करें तो बर्लिन इसकी कैपिटल है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई, 7 फरवरी 1992 द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच वाज साइंड एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन। अब भाई देखो, 1 नवंबर 1990 ये जो ट्रीटी होती है ना, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच, ध्यान देना है दोनों बातों पे। जो मास्ट्रिच है, एक तो ये नीदरलैंड में एक जगह है, नीदरलैंड में एक जगह है, और इसी नीदरलैंड का जो अगर ओल्ड नेम की बात की जाए दोस्तों, इसका नाम था होलैंड। ठीक है, डच बोलते हैं यहाँ के लोगों को, डच। तो भाई आपको ध्यान रखना है, नीदरलैंड में एक जगह है और वहां पे एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच। इसके द्वारा क्या बनता है भाई, यूरोपियन यूनियन बन जाता है। और ये जो ट्रीटी इफेक्ट में आती है वो आती है 1 नवंबर 1993। अब बच्चों देखो, बहुत ना स्पेसिफिकली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ट्रीटी हुई कब, ट्रीटी हुई 7 फेब 1992 में, लेकिन ट्रीटी इफेक्ट में कब से आती है, वो आती है 1 नवंबर 1993 में। जनवरी 1993 देखते हैं भाई, द सिंगल मार्केट वाज क्रिएटेड, तो भाई सिंगल मार्केट क्रिएट की गई। जनवरी 1995 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। तो जनवरी 1995 में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया सॉरी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन ये क्या कर लेते हैं भाई, ज्वाइन करते हैं यूरोपियन यूनियन को। बात करते हैं जल्दी से, वियना इसकी कैपिटल है, वियना। हेलेंसिकी इसकी कैपिटल है, और स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। ठीक है, ध्यान रखना है। जनवरी 2002 यूरो द न्यू करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 12 ईयू मेंबर्स। और भाई 12 ईयू मेंबर्स में ने क्या किया भाई, यूरो को क्या मान लिया भाई, अपनी नई करेंसी के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं भाई, मई 2004 10 न्यू मेंबर्स, साइप्रस, द चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। अब भाई बहुत सारे ये देश हैं, इनकी भी जल्दी जल्दी से हम क्या है एक बार कैपिटल्स देख लेते हैं। जो साइप्रस है ना दोस्तों, इसकी कैपिटल का नाम है भाई निकोसिया। ये कब करते हैं, मई 2004 में ज्वाइन करते हैं। चेक रिपब्लिक की बात की जाए, इसकी कैपिटल का नाम है प्राग। अब आता है भाई इस्टोनिया की, अगर हम बात करें, इस्टोनिया की कैपिटल का नाम है टेलीन करके। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में बच्चों कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान इसी पे रखना है। अगर बात करें हंगरी की, यहां लिख देता हूं भाई हंगरी। ठीक है, ज्यादा नहीं, इसको समझ लेना बस। बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है, बुडापेस्ट। बात करते हैं भाई लातविया की, रीगा इसकी कैपिटल है, लातविया, यहां लिख देता हूं लातविया। रीगा इसकी कैपिटल है, रीगा या रीजा इसको जो बोलेंगे वो आप एक बार चेक कर लेना। इसकी कैपिटल का नाम है रीजा। लिथुआनिया, इसको समझ लेना, LITH लिख रहा हूं, लिथुआनिया जो है, विल्नियस इसकी कैपिटल का नाम है, VILNIUS, विल्नियस जो है वो दोस्तों लिथुआनिया की कैपिटल का नाम है। अगर हम बात करें अभी माल्टा की, माल्टा की जो कैपिटल है उसका नाम है दोस्तों, माल्टा की जो कैपिटल है उसका नाम है वैलेटा,
WALLETA, वालेटा इसकी कैपिटल है। फिर आती है बात पोलैंड की। पोलैंड का आपको पता भी है, वारसा इसकी कैपिटल है। वारसा इसकी कैपिटल है। फिर भाई नेक्स्ट कंट्री बचती है, देखते हैं पोलैंड के बाद स्लोवाकिया। अगर हम बात करें स्लोवाकिया की, तो जो स्लोवाकिया है इसकी कैपिटल का नाम है दोस्तों ब्रेटिस्लेवा। ब्रेटिस्लेवा। फिर आता है कंट्री स्लोवेनिया। अगर हम स्लोवेनिया की कैपिटल बात करें तो इसका बड़ा LJUB LJANA, ठीक है। जुब्जाना करके इसकी कैपिटल है, तो इसमें ये एल साइलेंट रहता है, आई डोंट नो क्यों रहता है, बट जुब्जाना करके इसकी कैपिटल का नाम है। चले अब देखेंगे भाई हम नेक्स्ट। तो हमने देख लिया मई 2004 में कौन कौन सी 10 कंट्री आती हैं। 10 कंट्रियों के नाम है भाई साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। ये भी यूरोपियन यूनियन को क्या कर लेती हैं, ज्वाइन कर लेती। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे भाई जनवरी 2007 मींस 2007 बुल्गारिया एंड रोमानिया ज्वाइन द EU, स्लोवेनिया अडॉप्ट्स द यूरो। तो भाई जो बुल्गारिया है ये कब करता है, जनवरी 2007 में। अगर बुल्गारिया की कैपिटल की बात की जाए तो सोफिया इसकी कैपिटल का नाम है, सोफिया। ठीक है, बुल्गारिया की जो कैपिटल है इसका नाम है सोफिया। रोमानिया की कैपिटल की बात की जाए तो बुखारेस्ट इसकी कैपिटल है, बुखारेस्ट। ये कब ज्वाइन करते हैं, ये करते हैं जनवरी 2007 में। स्लोवेनिया क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है यूरो को करेंसी के रूप में। चलें दिसंबर 2009 पे आते हैं। द लिस्बन ट्रीटी केम इनटू फोर्स, और वही जो लिस्बन ट्रीटी थी वो क्या आती है, फोर्स में आती है, मतलब वो इंप्लीमेंट हो जाती है। अब देखते हैं भाई 2012 द EU इज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, तो EU को भी, यूरोपियन यूनियन को क्या मिलता है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। और मैंने आपको बताया भी था अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। 6 कैटेगरीज में मिलते हैं दोस्तों। 5 कैटेगरीज के जो अवार्ड है वो मिलते हैं स्वीडन से। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। एक इकोनॉमी का जो अवार्ड है वो मिलता है ओस्लो से, और ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। अब आपको देखना है कि नोबेल प्राइज कब से स्टार्ट हुआ था, ये आपका होमवर्क है, आपको देखना है। चले लास्ट देखते हैं भाई 2013 क्रोएशिया बिकेम्स द 28th मेंबर। ठीक है, और क्रोएशिया की अगर कैपिटल की बात की जाए तो जागरेब है। और लास्ट बात की जाए 2016 में रेफरेंडम होता है ब्रिटेन में, और इस रेफरेंडम में 51.9% लोग क्या करते हैं भाई, डिसाइड करते हैं ब्रिटेन के। और लास्ट बात की जाए 2016 की, तो 2016 में क्या होता है, रेफरेंडम इन ब्रिटेन 51.9% वोटर्स डिसाइड दैट ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द EU। और वही होता क्या है, देखो 2013 में क्या हो रहा है, 28th मेंबर बन रहा है। अभी कितने हैं, 27 मेंबर्स हैं। अभी कितने हैं, 27 मेंबर्स हैं। लेकिन भाई 2016 में रेफरेंडम होता है, और 31 जैन 2020 में ये ब्रेक्जिट कंप्लीट हो जाता है। और वापस से 28 से फिर कितने मेंबर्स बन जाते हैं, 27 मेंबर्स बन जाते हैं। तो बच्चों आई होप आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। खूब मन लगा के पढ़ना है, रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद।